आचार संहिता ये कहता है कि किसी मंदिर या किसी मस्जिद का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अगर अपने संप्रदाय के नाम पर आपसे वोट मांगता है तो ध्यान रखिएगा कि ये अवैध, ये गैर कानूनी तो है ही, साथ ही साथ ये चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के भी विरुद्ध है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि अगर आप भारत से हैं तो भारत के किसी भी राज्य, किसी भी विधानसभा क्षेत्र, जहां कहीं से भी आप हैं, जब कभी भी चुनाव हो तो उसमें अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। कभी ना भूलें कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत आपका वोट ही है। नमस्कार, आदाब, केम छो। सिन्हा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चुनाव का जिक्र सुना होगा तो आपने उसके साथ साथ आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र भी सुना ही होगा। आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि आखिर क्या होता है ये कोड ऑफ कंडक्ट, या जिसे हम सामान्य भाषा में आचार संहिता कहते हैं। क्या है इसे लागू करने के पीछे के कारण, क्यों इसे चुनाव से पहले लागू कर दिया जाता है और चुनाव समाप्त होने तक ये बरकरार रहता है। समझेंगे इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाते जाते ये भी समझेंगे आचार संहिता का क्या असर पड़ता है एक नेता के जीवन पर और एक आम व्यक्ति के जीवन पर। दोस्तों, अभी हाल ही के एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का वोट। एक सफल लोकतंत्र की कल्पना तभी की जा सकती है जब 100% वहाँ के जनता की भागीदारी हो। आचार संहिता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये आमतौर पर नैतिक और व्यवहार संबंधी कुछ प्रमुख दिशा निर्देशों का, गाइडलाइंस का एक समूह है जो चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है, ताकि एक स्वस्थ, एक स्वतंत्र और एक पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव का आयोजन किया जा सके। इसकी क्या प्रमुख बातें हैं ये हम समझेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि आचार संहिता की अवधारणा एक्चुअल में 1960 के डिकेड में उभरी थी। केरल में पहली बार कुछ राजनीतिक दलों के आपसी सहमति से ऐसे एक समूह बनाए हुए कानून का प्रयोग किया गया जिसे आचार नियमावली कहा गया, और 1962 में औपचारिक रूप से चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा कि 1971-72 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से आचार संहिता का प्रयोग चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम इसके काफ़ी विस्तृत रूप को देखें जो अभी वर्तमान समय में काम कर रहा है, जो इसमें कठोर प्रावधान जोड़े गए, अगर हम उस साल की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 1990, 91, 92 ये वो साल थे जब आचार संहिता काफ़ी विस्तृत बना और इसमें काफ़ी कड़े प्रावधान भी डाले गए, क्योंकि ऐसा देखा गया कि बार बार चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया जाने लगा था। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आचार संहिता लागू करने का समय क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी स्टेट में, राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं या अगर देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो जैसे ही चुनाव के कार्यक्रम निश्चित हो जाते हैं, उनकी घोषणा कर दी जाती है, आचार संहिता भी लग जाता है। जैसे अभी हाल ही में ये बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर तक बिहार के कार्यक्रम, चुनाव के जो कार्यक्रम हैं वो निश्चित कर दिए जाएंगे, वो घोषित कर दिए जाएंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो लगे हाथ आचार संहिता भी लग ही जाएगा। क्योंकि इसके पीछे का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चुनावी लाभ के लिए किसी सरकारी संपत्ति का कोई दुरुपयोग ना कर सके। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर इलेक्शन कमीशन इस आचार संहिता को किन क्षेत्रों में लागू करता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी स्टेट में कोई असेंबली इलेक्शन है तो केवल उस स्टेट में, और अगर जनरल इलेक्शन है या लोकसभा के चुनाव हैं तो आचार संहिता पूरे देश में लगाई जाती है। यानी मोटा मोटा जिस राज्य, जिस क्षेत्र में चुनाव का आयोजन होना है, आचार संहिता वहीं लागू की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आचार संहिता क्यों जरूरी है। दोस्तों, आचार संहिता इसलिए जरूरी है कि अगर आचार संहिता ना हो तो एक स्वस्थ वातावरण में चुनाव करा पाना किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए
लगभग नामुमकिन जैसा हो जाएगा। आचार संहिता में मुख्य रूप से ऐसे कुछ प्रावधान होते हैं, ऐसी कुछ दिशा निर्देश होते हैं जिनकी वजह से चुनाव को एक स्वस्थ वातावरण मिल पाता है और जो आमतौर पर ऐसे लोगों की नखेल कसे हुए होते हैं जो किसी भी प्रकार से चुनाव में किसी भी वोटर को भटकाने का या उन्हें मैनिपुलेट करने का कोई मंशा रखते हों। अगर हम लोग कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि आचार संहिता ही यह दिशा निर्देश जारी करती है कि कोई भी दल या कोई भी उम्मीदवार किसी भी वोटर से या किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, उसके वर्ण, उसके धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अगर अपने संप्रदाय के नाम पर आपसे वोट मांगता है तो ध्यान रखिएगा कि ये अवैध, ये गैर कानूनी तो है ही, साथ ही साथ ये चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के भी विरुद्ध है। इसी प्रकार से इसमें कई अन्य भी ऐसे प्रावधान और संबंधित दिशा निर्देश हैं जो चुनाव को एक स्वतंत्र वातावरण, एक स्वस्थ वातावरण देते हैं। जैसे आचार संहिता ये कहता है कि किसी मंदिर या किसी मस्जिद का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। पोस्टर, बैनर, जुलूस आदि इन सब से संबंधित कानून भी आपको आचार संहिता में दिख जाएंगे। आखिर क्या है इसका महत्व? देखो, आचार संहिता को आप लोकतंत्र और चुनाव दोनों की रीढ़ कह सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आचार संहिता को ही यह श्रेय जाता है कि चुनाव पारदर्शी और स्वतंत्र वातावरण में हो पाते हैं, एक निष्पक्ष वातावरण में हो पाते हैं। आचार संहिता न केवल सभी दलों को समान अवसर देता है, बल्कि यह ऐसे लोगों पर भी नकेल कसता है जो लोग किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति का लाभ अपने चुनावी लाभ के रूप में लेना चाहते हों। इसलिए जरूरी है कि आचार संहिता का पालन सख्ती से किया जाए। परंतु दुर्भाग्यवश आचार संहिता की एक सबसे बड़ी चुनौती ये है, कई बार इस वजह से इसकी आलोचना भी की जाती है कि क्योंकि ये केवल एक नैतिक संहिता है, इसलिए हर बार दोषी को कठोर दंड संभव नहीं हो पाता। आचार संहिता के बारे में आमतौर पर इसकी एक आलोचना इस मामले में भी की जाती है कि कई बार इसका उल्लंघन करने वाले दोषी मामूली सी चेतावनी पाकर बच जाते हैं। हालांकि आपको जानना चाहिए कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग उस पर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। देखो, आदर्श आचार संहिता का कोई बहुत बड़ा प्रभाव आम नागरिक पर नहीं होता, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आचार संहिता लग जाने के बाद संबंधित क्षेत्र या संबंधित राज्य में कोई भी नई योजनाएं नहीं आ सकती। किसी भी नई योजना का लाभ व्यक्ति को लोगों तक नहीं पहुंच पाता। नेताओं को अपनी छवि का पूरा ध्यान आचार संहिता में रखना होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसका उल्लंघन हुआ तो उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है। जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि अगर आप भारत से हैं तो भारत के किसी भी राज्य, किसी भी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ कहीं से भी आप हैं, जब कभी भी चुनाव हो तो उसमें अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। कभी ना भूलें कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत आपका वोट ही है। सी यू सून। जय हिंद।